फ्रेंड, माई सेल्फ दीपक और आप सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अपने चैनल से आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करें, जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल होगा। इस चैप्टर को क्विकली रिविजन करेंगे, सिर्फ 15 मिनट के अंदर हम पूरा क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। मेरा जो चैप्टर है ना, गैर लाभकारी संगठनों और गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन जो है, जिसको हम NPO बोलते हैं, इसका हम क्विकली रिविजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए हम शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन से देखना स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि चंदा क्या है, व्हाट इज सब्सक्रिप्शन। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले बार पूछा है। देखिए चंदा से आशय उस सदस्यता शुल्क से जो सदस्यों से वार्षिक आधार पर प्राप्त किया जाता है। किससे, जो पार्टनर जो मेरा, उससे हम वार्षिक के आधार पर प्राप्त करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, चंदा कहते हैं। समझ गए चंदा क्या है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता की दो विशेषताएं बताइए। देखिए ये क्या है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। पहला विशेषता तो यह भी बोल सकते हैं कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो है ना, एक वास्तविक खाता है। चलिए यहाँ देख लीजिए, यह रोकड़ पुस्तक की तरह काम करता है। इसमें सभी पृष्ठ चाहे वो आयगत हो या पूंजीगत हो, डेबिट पक्ष में दिखाई जाती है। चाहे वो आयगत हो या पूंजीगत हो, उसको हम कहाँ, डेबिट साइड में शो करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। मेरा जो क्वेश्चन है ना, तो देखिए प्राप्ति भुगतान खाता तथा आय व्यय खाता में अंतर बताने के लिए बोल रहा है। देखिए अंतर बनाने का ना ये फॉर्मेट है, मोस्टली ये फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए कि अंतर कैसे है। पहले लिखिए अंतर का आधार, फिर प्राप्ति भुगतान खाता एवं आय व्यय खाता। देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है ना, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। खाते की प्रकृति लिख दीजिए, यह क्या है, तो यह एक वास्तविक खाता। प्राप्ति भुगतान खाता जो है एक वास्तविक खाता, और यह जो खाता है एक नाम मात्र खाता है। ठीक है, यह नकद लेन देनों का वर्गीकृत सारांश विवरण है, बस इतना भी लिख सकते हैं। उसके बाद यह गैर व्यापारिक संस्थाओं का रेवेन्यू खाता है। समझ गए, बस 2 नंबर का क्वेश्चन, इतना ही लिख दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन कर रहा है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय के 4 मुख्य स्रोत बताइए। जो गैर व्यापारिक संस्था होता है उसका आय का यानी कि इनकम का स्रोत हमसे पूछ रहा है। तो मेरा पहला जो होगा सदस्य को प्राप्त चंदा होगा, वो मेरा इनकम का स्रोत होगा। दूसरा जो प्रवेश किया, वो जो उसका जो शुल्क लगा, वो मेरा इनकम हुआ। और तीसरा दान से प्राप्त, और चौथा प्रवेश शुल्क। प्रवेश शुल्क को 2 बार रिपीट कर दिया है, वैसे प्रवेश शुल्क होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरा, कि दान क्या है। देखिए दान वह राशि है जो किसी संस्था को बाहरी व्यक्तियों से सामान्य या विशेष कार्य के लिए मिलती है, इसका कोई प्रतिफल नहीं होता है। समझ गए, दान वह राशि है जो किसी संस्था को बाहरी व्यक्ति से सामान्य या विशेष कार्य के लिए मिलती है, इसका कोई प्रतिफल नहीं होता। समझ गए। चलिए अग्रिम प्राप्तियों के 4 उदाहरण दे। देखिए सदस्यों से प्राप्त चंदा, प्राप्त किराया या बैंक में जमा, या ब्याज या प्रतिभूति ब्याज। समझ गए। तो चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि पूंजीगत प्राप्ति के उदाहरण दे। विशेष दान, पूंजीगत प्राप्ति के उदाहरण। देखिए पूंजीगत जो प्राप्त हो, इस क्वेश्चन को देख रहे हैं ना, 2020 में पूछा है। जो विशेष दान हो, आजीवन सदस्यता शुल्क जो है ना, वो मेरा क्या हुआ, पूंजीगत प्राप्ति हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 8 है, वसीयत क्या है। देखिए वसीयत वह राशि है जो अलाभकारी संस्था किसी व्यक्ति के मरणोपरांत बिल के कारण प्राप्त होती है। लेजिस जो है ना, मान लीजिए हमारे कोई डेथ कर गए, उसके उपरांत जो हमको प्राप्त हुआ ना, उसको हम वसीयत बोलते हैं। ठीक है, चलिए आय व्यय खाता क्यों बनाया जाता है। यह एक विशेष अवधि के अंत में देखिए यह एक विशेष अवधि के अंत में व्यय पर आय की अधिक या कमी को ज्ञात करने के लिए बनाते हैं। देखिए सरप्लस एंड डिफिसिट मालूम करने के लिए हम आय व्यय खाता बनाते हैं। अधिक एवं कमी ज्ञात करने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या आय व्यय खाता बनाते हैं। चलिए समझ गए होंगे बहुत अच्छे से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा, प्राप्ति एवं भुगतान खाते के नाम पक्ष में दर्शाए जाने वाले किन्हीं 2 मदों के नाम लिखिए। देखिए चंदा और प्रवेश शुल्क जो है ना, हम कहाँ दर्शाते हैं, वो किस पक्ष में दिखाते, तो क्या है, नाम पक्ष में, डेबिट साइड में दिखाते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि सदस्यता शुल्क क्या है। देखिए सदस्यता शुल्क अलाभकारी संस्था के सदस्यों से प्राप्त होने वाली वह वार्षिक रकम है जिसे सदस्य अपनी सदस्यता बनाए रखने के लिए देते हैं। समझ गए। क्वेश्चन नंबर मेरा 12 है, प्राप्ति एवं भुगतान खाते के जमा पक्ष में दर्शाई जाने वाले किन्हीं 2 मदों का नाम लिखिए। देखिए फर्नीचर का नकद क्रय, वेतन का नकद भुगतान, ये सब कहाँ दिखाएंगे, प्राप्ति एवं भुगतान खाता में दिखाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है मेरा, अलाभकारी संस्था के 4 उदाहरण दे। ये पूछ रहा है जिस संस्था का पर्पस लाभ कमाना नहीं है, उसका 4 उदाहरण देके बताइए कि कौन कौन संस्था है। देखिए पहला धार्मिक संस्थान, मंदिर मस्जिद का कोई पर्पस होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं ना। चैरिटेबल स्थान, स्कूल, स्पोर्ट्स क्लब। चलिए आय व्यय खाता की 4 विशेषता बताइए। आय व्यय खाता की 4 विशेषता बताइए। तो यहाँ देखिए आय व्यय जो है ना, यह एक नाम मात्र खाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इससे पहले ही भी देख चुके हैं। इस खाते में केवल आयगत मदों को लिखा जाता है, पूंजीगत मदों को नहीं लिखा जाता है।
किस में, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आय व्यय खाता जो है ना, सिर्फ उसमें पूंजीगत मद को ही लिखेंगे। इसमें केवल चालू वर्ष के ही आय एवं व्यय को लिखे जाते हैं, ना कि गत वर्ष या आगामी वर्ष से संबंधित आय व्यय को इसमें नहीं लिखा जाता। इस खाते का से सदैव अधिक्य या कमी को प्रकट करता है, यानी कि सरप्लस या डिफिसिट को प्रकट करता है। समर्पित निधि या आधार कोष क्या है? देखिए 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब कोई बड़ी राशि किसी अलाभकारी संस्था को बड़ी संपत्ति खरीदने के लिए दी जाती है, तब इसे समर्पित निधि या आधार कोष कहा जाता है। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, अलाभकारी संस्था के अंतिम खाते बनाने समय खेल कोष को कहाँ लिखा जाएगा? स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में। कहाँ लिखा जाएगा? तो स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में। आय और व्यय खाता क्या है? आय और व्यय खाता को लाभ हानि खाते के समान कहा जा सकता है, जो गैर व्यापारिक संस्था द्वारा बनाया जाता है या लाभ हानि खाते के सिद्धांत पर बनाया जाता है। इसके परिणाम अधिक्य या कमी ज्ञात करना होता है। आई होप कि अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता और रोकड़ बही में अंतर बताइए। देखिए पहले हम बता चुके कि अंतर का स्पष्ट ये फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक, लिख दिए इतना। तो पहले हम लिखेंगे तिथि। देखिए इसमें ना प्राप्ति एवं भुगतान खाते में तिथिवार प्रविष्टि नहीं की जाती। ये कोई जरूरी नहीं कि डेट में सीक्वेंस में हो। और इसमें है ना रोकड़ बही में ना, इसमें प्रविष्टि जो है तिथिवार ही होनी चाहिए, ना कि बिना कोई भी तिथि आगे पीछे नहीं कर सकते। डेट सीक्वेंस ही होना चाहिए। प्रविष्टि है, प्रविष्टि सारांशित रूप में की जाती है, यानी कि सारांश एवरेज बेसिस पे किया जाता है। और प्रविष्टि जो क्रमवार की जाती है, जब डेट वाइज हो रहा है तो क्रमवार भी करना होगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाभ न कमाने वाली संस्था किससे कहते हैं? लाभ न कमाने वाली संस्था किससे कहते हैं? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाभ न कमाने वाली संस्था व्यक्तियों की एक ऐच्छिक संस्था जिसका एकमात्र उद्देश्य अपने सदस्य या समाज को सेवा प्रदान करना है, लाभ कमाना नहीं। देखिए जिस संस्था का उद्देश्य अपने देश अपने समाज की सेवा करना, ना कि लाभ कमाने का पर्पस हो, हम ऐसी संस्था को लाभ न कमाने वाली संस्था कहते हैं। एनपीओ कहते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। आजीवन सदस्यता शुल्क क्या है? देखिए आजीवन सदस्यता शुल्क से आस है उस सदस्यता शुल्क से है जो किसी सदस्य द्वारा एक सुमुत अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार राशि के रूप में दी जाती है। आजीवन मतलब सिर्फ अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार राशि के रूप में। चलिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता। प्राप्ति एवं भुगतान खाता का क्या उद्देश्य है? प्राप्ति एवं भुगतान खाता का उद्देश्य लेखांकन वर्ष के लिए रोकड़ प्राप्ति एवं भुगतान का सारांशित प्रस्तुत करना है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है? क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ तथा बैंक लेन देन के विभिन्न मदों का सारांश है और यह वास्तविक खाता है। यह कौन सा खाता है? तो यह वास्तविक खाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा है, आय व्यय खाते में आयगत एवं पूंजीगत दोनों प्रकार के आय व्यय को लिखे जाते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? नहीं, क्योंकि इसमें केवल आयगत व्यय को ही लिखा जाता है। आय व्यय खाता में केवल इनकम से रिलेटेड ही लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, आयगत व्यय को उदाहरण दे। आयगत व्यय के दो उदाहरण दे। बिजली व्यय, क्लब का किराया, यानी कि मेरा जो भी पैसा से रिलेटेड हो, जिसमें मेरा पैसा खर्च हो, ये मैंने पेन खरीदा, रेंट दिया, तो सारा मेरा क्या होगा? आयगत व्यय में ही आएगा। पूंजीगत व्यय के दो उदाहरण दे। भवन खरीदा, पुस्तक खरीदा, मशीन खरीदा, ये सब मेरा क्या होगा? पूंजीगत व्यय होगा। एक अलाभकारी संस्था की दशा में आय के व्यय पर अधिक्य को कौन से खाते में जोड़ा जाता है? तो कैपिटल फंड में जोड़ा जाता है। आय व्यय खाते किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो इसे अलाभकारी संस्था द्वारा बनाया जाता है। समझे बात को? उसके बाद आगे देखिए, अलाभकारी संस्था द्वारा शुद्ध लाभ के स्थान पर जो शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं उसका नाम बताइए। क्या? आय का व्यय पर अधिक्य अर्थात अधिशेष। गत वर्ष के अंत में अदद चंदे का डेबिट शेष होता है या क्रेडिट शेष? इस स्थिति में विवरण में कहाँ लिखा जाता है? तो चलिए हम देखते हैं। जो लिखा जाता है डेबिट शेष, इसे अंतिम स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में लिखा जाता है। देखिए वर्ष के प्रारंभ में अदद चंदे का डेबिट शेष होता है या क्रेडिट, इस स्थिति विवरण में कहाँ लिखा जाए? तो डेबिट शेष इन्हीं प्रारंभिक स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में लिखा जाए। ये सब क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा लॉन्ग रहे ना, वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही नहीं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम वाला को कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देना रहता है और उसको कॉपी में बचाना रहता है। ऐसा तो नहीं कि 10 पेज का एक पेज का एक ही क्वेश्चन देते, तो एकदम छोटा क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। चलिए, एक अलाभकारी संस्था की दशा में प्रश्न में पूंजी कोष न दिया होने के कैसे ज्ञात करें? प्रारंभिक स्थिति विवरण बनाकर पूंजी कोष ज्ञात किया जाएगा। अलाभकारी संस्था के अंतिम खाते के समय, ये सभी कुछ पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है। आय व्यय खाते की प्रकृति बताइए। तो आय व्यय खाता की प्रकृति पूछ रहा, मतलब किस प्रकार का खाता है? यह क्या अवास्तविक खाता है? इसमें उपार्जन संकल्पना के आधार पर तैयार किया जाता है। बस आप इतना भी लिख सकते हैं, यह एक अवास्तविक खाता है। कोष के आधारित लेखांकन क्या है?
कोष आधारित लेखांकन वह पद्धति है जिसके अंतर्गत विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त राशियों से अलग खाते खोले जाते हैं और उनमें उनसे संबंधित लेन देन का लेखा उन्हीं खाते में किया जाता है, जैसे पुरस्कार, कोष, टूर्नामेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 35 है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार करने का आधार है। क्या आधार है? रोकड़ आधार है। तो मेरा क्या है? रोकड़ आधार है। आय व्यय खाता तैयार करने का क्या आधार है? उपार्जन आधार, एक्चुअल बेसिस उसको बोलते हैं। मानद भुगतान क्या है? देखिए मानद भुगतान वह भुगतान है जो संस्था द्वारा ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो इसका कर्मचारी नहीं है, जैसे सचिव या किसी कलाकार को मानद भुगतान। समझ रहे हैं? आपके कंपनी में प्रोग्राम है, कहीं से बाहर से व्यक्ति आया, उसको हम चादर उड़ा दिए, उसको गिफ्ट दिए, तो उससे मेरा क्या ऑनरेरियम हुआ। चलिए एक क्लब के दान कोष प्रारंभिक क्रेडिट शेष 24,000 है। दान कोष के लिए 6,000 प्राप्त होता है, इस कोष के लिए 12,000 दान दिया जाता है, तो कोष का अंतिम शेष क्या होगा? देखिए 24,000 है आपके पास दान कोष, ठीक। उसके पास दान आप दे कितना देते हैं? 12,000। फिर आपके पास कितना बचता है? तो 1,200 बचेगा, और फिर आपको प्राप्त कितना होता है? 600। तो क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ दीजिएगा, इसमें से 24 में से 12 घटा दीजिएगा, फिर 12 बचेगा, इसमें 6 जोड़ दे, कितना होगा? 1,800 आंसर होगा। समझ, आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए आय व्यय खाते के किस पक्ष में व्यय को दिखाया जाता है? आय व्यय जो खाता हुआ ना, एक्सपेंस किस साइड दिखाते? एक्सपेंस जो है ना डेबिट साइड दिखाते। जैसा कि आप सभी जानते हो, एक साइड इनकम, एक साइड एक्सपेंडिचर होता है। देखिए एक क्लब में 10,000 कितना 10,000 मूल्य का फर्नीचर 9,000 में बेच दिया। आय व्यय खाते में कितने की रकम दिखाई जाएगी? तो कितना दिखाई जाएगी? 1,000 दिखाई जाएगी। यदि क्लब की आय 45,000 है तो पूंजी कोष में घाटे 5,000 कितना सैकड़ा हज़ार 10,000 50,000 डेबिट किया गया, तो क्लब की राशि क्या होगी? तो क्या होगा? 5,000 बचे कि कितना होगा? 50,000। 45,000 प्लस 5,000 50,000। देखिए वर्ष 2018 में प्राप्त चंदा कितना है? 30,000 है। 10,000 चंदे अभी भी अदत्त हैं, यानी कि एक्स्ट्रा है। वर्ष 2018 के लिए चंदे आय की गणना कीजिए, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 40,000 आपको आंसर आ जाएगा। चलिए वर्ष 2018 में चंदा 30,000, गत वर्ष के लिए 20,000, तो क्या होगा? इसको भी वर्ष आय की गणना करें। क्या है ना, अदत्त चंदा है, गत वर्ष के अंत में अदत्त यानी आउटस्टैंडिंग, तो लेस करेंगे। जब लेस कीजिएगा तो आपको कितना आएगा? 10,000 बचेगा। चलिए वर्ष 2018 में 30,000, गत वर्ष के लिए अग्रिम प्राप्त चंदा 45,000 है, तो 2018 के लिए चंदे की आय की गणना क्या कीजिए, तो क्या होगा ना, आप दोनों को जोड़ दीजिएगा ना, तो आपको आंसर आ जाएगा 75,000 आ जाएगा। एक क्लब के 250 सदस्य जिसमें प्रत्येक सदस्य 10 वार्षिक चंदा देता है, गत वर्ष 50 अभी बकाया, तो चालू वर्ष के लिए चंदे की आय की गणना करें। तो वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा, वैसे इसका आंसर आएगा आपको 2,500 आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन मेरा 46 है और मेरा शॉर्ट क्वेश्चन का ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। वर्ष के दौरान प्राप्त चंदा कितना है? 50,000। वर्ष के अंत में अदत्त चंदा 8,000। वर्ष के प्रारंभ में चंदा 6,000। तो इस सबको क्या किए, सबको जोड़ दीजिए, आपको आंसर जोड़ने से तो नहीं आएगा, बट इसका आंसर सॉल्व कीजिएगा तो आपको 52,000 आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाएं ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन करवाने के लिए कमेंट कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।